जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बीपीएससी ने जो रिसेंटली कुछ एग्जाम्स लिए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ये प्रश्न हो सकता है कि आपकी परीक्षा में एज इट पूछ लिए जाएं, नहीं तो हो सकता है यहाँ से जो एक दिशा मिलती है, मतलब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसका आपको आइडिया मिलेगा। तो जो लोग भी 71 जो बीपीएससी देने जा रहे हैं वो जरूर अच्छे से इन प्रश्नों को एक बार करके जाएँ। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन रही हैं, यह पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा ए, कोको गाफ। कोको गाफ विजेता रही हैं, ये यूएसए की रहने वाली हैं और जो इसमें उप विजेता रही हैं उनका नाम है एरिना सबालिंका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन को अपने स्तर पे देख लीजिएगा। जो इसमें मेन सिंगल वाला है और वुमेन सिंगल वाला, कहना चाहते पुरुष सिंगल वाला जो होता है प्रतियोगिता और महिला सिंगल वाली जो प्रतियोगिता होती है उसको अपने स्तर पर एक बार देख के जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सीधी बात है, यूक्रेन बहुत चर्चा में है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यहाँ सवाल आना बहुत ही लाजमी था। तो इसमें जो उत्तर होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं। मोल्डोवा विकल्प दिया हुआ है, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो आप अगर जब मैप देखते हैं तो आपको दिखेगा ये मोल्डोवा है, ये रोमानिया है, ये स्लोवाकिया है, ये बेलारूस है, ये हंगरी है और ये रूस है। तो आपको ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? इसमें दिया है मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया। तो आप देखेंगे ये चारों को चारों जो कंट्री हैं ये यूक्रेन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रश्न मिला यूक्रेन के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है 71 जो बीपीएससी में है वो ईरान के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है इजराइल के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप क्या करिएगा, जो भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्टेड जोन है उनका एक बार मैप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली जो है थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ का भी थोड़ा लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे ही प्रश्नों को अक्सर बनाने की कोशिश करता है करंट और मैप से जोड़ करके। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, होर्मुज जलडमरू निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है? देखो, ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ईरान और इजराइल के बीच में, तो होर्मुज जल संधि के बारे में पूछ लिया है। अब यहाँ पास ऑप्शन जो आपको दिया पहले ये देखिए, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और ओमान खाड़ी। और फिर आप विकल्प देखेंगे तो इसमें दिया, अगर आप एक बार मैप जब देखेंगे तो आप यहाँ मैप पर क्लियर देख पाएंगे कि यहाँ पास क्या है, पर्सियन गल्फ जिसे आप बोलते हैं फारस की खाड़ी, और इधर ही है गल्फ ऑफ ओमान। तो अब आप ऑप्शन में आइए। तो अब आप ऑप्शन में जब आएंगे तो देखेंगे तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी ये दो ऑप्शन में है। तो मतलब इसका उत्तर क्या होगा कि जो होर्मुज की जल संधि है या जलडमरू है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की है? मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी आर्थिक समुदाय है इससे निकलने की घोषणा कर दिया है। तो इसमें जो है माली और बुर्किना फासो ने जो है किसके साथ, नाइजर के साथ निकलने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है जो 71 बीपीएससी में क्या करे तीनों का नाम दे दे, बताए पूछ ले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस संघ से निकलने की घोषणा किए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? भाई आपको पता ही होगा, तो पढ़ा होगा, 919 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंडर ड्रग ओजिम्पिक का निर्माता नोवो नार्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? ये डेनमार्क की कंपनी है। ठीक है, दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज खिलाड़ी बने हैं? ये हैं डिंग लिरेन को हरा करके जो डी गुकेश हैं हमारे देश के, वो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र वाले इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में। आप कहेंगे कि ये तो स्टैटिक का है, नहीं स्टैटिक का नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था, ये कह सकते हैं कि पहलगाम हमले के दौरान ही भारत सरकार ने जो सिंधु जल संधि है उसको अबेंस में डाल दिया था, मतलब उसको एक प्रकार से स्थगित कर दिया था, इसीलिए ये चर्चा में रहा और ये आपके प्रश्न में पूछा गया। तो जो 71 बीपीएससी देने जा रहे हैं वो जरूर ऐसे सवालों को थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ के जाएं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल, ध्यान रखिएगा, फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित, नहीं भाई लाहौर नहीं, ये कराची में साइन की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु, झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी है, सही बात है। स्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक एक आयुक्त हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट है और पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले एक्जियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? देखो यहाँ पास क्या पूछा है,
एक जियोम-4 मिशन में किस किस देश के जो है मतलब एक प्रकार से एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं वो गए थे। ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, पोलैंड, हंगरी। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन में देख रहे होंगे कि 4 लोग टोटल गए थे, ठीक है। उसमें से एक तो हो गए शुभांशु शुक्ला जी जो हमारे भारत से थे। अब 3 ऐसे देश और कोई होंगे जहाँ से एस्ट्रोनॉट गए थे। तो आप देखेंगे तो इसमें से हैं पेगी विट्सन, क्या नाम है? पेगी विट्सन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, ये मिशन कमांडर रहे हैं, ठीक है। टिबोर कैंपू, ये हंगरी के रहने वाले हैं। सुलावोस्च पोलैंड के रहने वाले हैं और शुभांशु शुक्ला इंडिया के रहने वाले हैं। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखते हैं तो आपको जो नॉर्वे है, नॉर्वे इसका सही उत्तर है, मतलब नॉर्वे हिस्सा नहीं था इस मिशन का, ओके। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो है इस मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश की है? मतलब कह सकते हैं कि जो विदेश से भारत में पढ़ने छात्र आते हैं उनमें किस देश की संख्या सर्वाधिक है? तो है नेपाल के छात्र हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। अगर विदेश से आने वाले छात्रों की बात करें तो नेपाल से लगभग 28% छात्र आते हैं, अफगानिस्तान से 6.7% आते हैं और अमेरिका से लगभग 6% आते हैं और उतने ही लगभग बांग्लादेश से आते हैं। तो आप ये लगभग डेटा ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब ये है कि महासागरों, समुद्रों और तट से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन जो होता है उसे हम नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी की संज्ञा देते हैं। चलिए, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है दोस्तों? ये 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, आपको स्टैटिक में पढ़ा ही होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ये करंट अफेयर्स आपका रहा है 2024 का ही है। ये है जो है फेनी नदी बनाया गया है, ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, क्वाड में जो है बेसिकली 4 देश आते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो एक है अपना प्यारा भारत, इंडिया, दूसरा कौन सा है? जापान, और तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, और चौथा कौन सा कंट्री है? वो है यूएसए। तो ये 4 कंट्री क्वाड में आते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं इसमें यूनाइटेड किंगडम गलत हो जाएगा, ठीक। भारत क्यों मायने रखता है? ठीक है, इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री भी हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, सदा तनसीख जो युद्धाभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा तनसीख युद्धाभ्यास अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा भारत और सऊदी अरब के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चालू वित्त वर्ष में जो है किस राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करने हेतु मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की है? या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। और किसने किया है? बिहार के एक युवा उद्यमी हैं जिनका नाम है यमुन सिकारिया। ये कहाँ के रहने वाले? बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। इन्होंने मोदी मोमेंटो संग्रहालय की स्थापना की है, ठीक है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? तो ये किया है बिहार राज्य ने। देखो, जब ऐसे ऑप्शन दिए हों, रैंडम से राज्य दिए हों और कोई पूछा जाए उसमें बिहार भी ऑप्शन है, तो देखो उस ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। वो ऑप्शन ज़्यादातर मामले में सही होता है। अगर दुनिया के बहुत सारी चीज़ें पूछी गई उसमें एक भारत का भी ऑप्शन है, तो आप भारत के साथ जा सकते हैं उस प्रश्न में। अगर ना बन रहा हो तब की बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? तो अपना प्यारा बिहार ही रहा है शीर्ष पर। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? देखो, अब सचिन चतुर्वेदी जी को पूछा गया किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं ये। लेकिन अब हो सकता है कि आपकी जो 71 बीपीएससी में पूछा जाए तो पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो बने उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? श्री सचिन चतुर्वेदी। तो इस तरह के जो प्रश्न करने का फायदा यही होता है कि जो प्रश्न आने वाले होते हैं उसको आप थोड़ा सा गेस कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सनस्ट्रोक और सनबर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित कर दिया है? या कह सकते हैं कि इसको स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है। तो किसने घोषित किया है? तेलंगाना ने, ठीक है। वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? तो आप सबको पता होगा जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो 1935 में हो गई थी, ठीक है। बेसिकली
आप 35 से जब आप जोड़ते हैं, ये 2025 आकर के लगभग कितने साल हो जाता है, ये 90 साल हो जाता है। तो इसी को इन्होंने सेलिब्रेट किया है कहाँ, मुंबई में। यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी भी गई थी, तो इसलिए पूछा गया है, चर्चा में बहुत रहा है। तो किसने किया है, आरबीआई ने। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। देखो, अब आपको क्या करना है, रिसेंट में जितने भी ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं, ठीक है, उन सभी को आपको तैयार करना। जैसे अभी ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, अब आपको ऑपरेशन सिंधु याद रखना है। कुछ दिन पहले ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन को आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था कुछ सालों पहले, ठीक है। तो इन सारे के सारे ऑपरेशन को एक बार आप जरूर रिविजिट कर लीजिएगा। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है, ये अपना प्यारा देश भारत ही है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, स्पेन में किया गया था। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित की गई थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसने किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन नियुक्त किया है, तो ये हैं कौन, आयुष्मान खुराना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आप कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएं। कोई यादव जी हैं, अब कौन यादव जी हैं आप बताइएगा हमको। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किससे पहनाया गया, ये पहनाया गया है ओपल सुचाता चुवांगश्री को, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये थाईलैंड की रहने वाली हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो 7वां संस्करण था वो बिहार में अपने आयोजित करवाया गया, ठीक है। और ये बिहार के 5 शहरों में आयोजित करवाया गया। तो हो सकता है कि आपसे यहाँ पास इस पेपर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए 71वीं बीपीएससी में, तो आपसे पूछ ले कितने जिलों में आयोजित करवाया गया, किन किन जिलों में करवाया गया, 500 जिलों का नाम दे देगा, उसको पूछ लेगा कौन सा नहीं है इसमें से, और इसका थीम क्या रहा है इस साल का। इसका थीम ये कह सकते हैं कि मस्कट क्या रहा है, वो रहा है गजसिम्हा, ठीक है। नंबर 1 पदक तालिका में कौन रहा है, वो रहा है महाराष्ट्र। बिहार की पदक तालिका में स्थान क्या रहा है, 15वां रहा है। और बिहार टोटल पदक कितना जीता है, तो 36 पदक जीता है, जिसमें से जो है 7 इसमें गोल्ड हैं और 11 यहाँ सिल्वर हैं और जो है 18 इसमें ब्रॉन्ज पदक हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कांस्य पदक कह सकते हैं आप। तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक जीता है, 36 जीता है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे खुशहाल देश है, इसका सही उत्तर होगा आपका फिनलैंड। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, क्या इंडिया की रैंक कितनी है, ओके, ये आपको अब कमेंट करना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्पित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे आप आईसीसी कहते हैं, ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, इसका सही उत्तर होगा इजराइल, ठीक है। कबड्डी खेलों में प्रत्येक टीम में से एक समय में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, या कह सकते हैं कबड्डी का जब खेल होता है तो प्रत्येक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे होते हैं, इसका सही उत्तर है 7 खिलाड़ी। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म जिसे आप छावा, जिसे आपने देखा भी होगा, ठीक है, हाल ही में इतिहास पर तीखी बहस छेड़ दी है, किसके जीवन पर आधारित है, ये है छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छावा जो है इन्हीं पर आधारित थी, छत्रपति संभाजी महाराज जी पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबपति एलन मस्क जो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं, इनके मालिक हैं, मतलब उनसे पूछा गया कि किस किस कंपनी के मालिक हैं। स्टारलिंक के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी के मालिक हैं, ये तीनों की, स्टारलिंक भी इन्हीं की है, स्पेसएक्स भी इन्हीं की है और टेस्ला भी इन्हीं की है। तो यहाँ पास आपको क्या ध्यान रखना है, अभी इन्होंने बोला कि शामिल हुए हैं, अब ये इससे बाहर हो गए हैं, पूछ लेगा जो बाहर हो गए उनकी कंपनी कौन कौन सी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 फरवरी 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र
अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों की राज्यों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत 16 एसडीजी में से कितने में पिछड़ गया है? इसका सही उत्तर होगा 9। अब आपको यहाँ बताना है एसडीजी रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है। ये ध्यान रखिएगा, एसडीजी रैंक में भारत है 99 प्लेस पे, और एसडीजी रैंक में भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग है। आप कमेंट करके बताइए कि एसडीजी रैंक जारी कौन करता है, तो और दूसरा आपको ये बताना है कि इसमें नंबर 1 रैंक किसकी है। जारी कौन करता है बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ प्रश्न यह है कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, ये बिल्कुल सही है। आप 7 स्तंभ को एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। इसके 3 विशेष विंग हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप गूगल करिएगा और देख लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी। फिर नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कि नीति आयोग जो है 2015 में स्थापित किया गया था, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। तो उसको 10 साल पूरे हुए, तो इसलिए नीति आयोग के बारे में सवाल बीपीएससी ठीक ठाक पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए सतर्क हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। इसमें कारण क्या बताया गया है, यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। ये भी सही कदम है। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा। ये क्या करता है, ए होगा। ये कारण भी अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी सही, मतलब इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुई बिहार का जाना जाता है दोस्तों। तो आप सबको पता होगा जमुई करमटिया जो पड़ता है जमुई का, वहाँ पर सोने के भंडार बहुत मिलते थे, सोने के लिए जाना जाता है। एक बिहार के बारे में और प्रश्न आया था, टीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया बिहार की 5वीं पंचवर्षीय योजना का आधार। ठीक है, एक प्रश्न और है बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड है। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल सही बात है। ये बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा बी। ए एवं बी दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक ही। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पर्यटन नीति 2023 में आई थी। बिहार की जो टूरिज्म पॉलिसी 2023 वाली थी, उसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वालों के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है, पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 25% की सब्सिडी दी जाएगी अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा निवेश करते हैं बिहार में। तो फिर नीति आयोग के बारे में एक सवाल आया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित किया गया था। नहीं दोस्तों, ये 2018 नहीं 2015 को स्थापित किया गया था। तो ये इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आप पहला ऑप्शन गलत कर देते हैं तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाता है सी। ठीक है, पर स्टेटमेंट सारे पढ़ लेते हैं। यह योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, बिल्कुल सही है। मतलब योजना आयोग को रिप्लेसमेंट करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कथन नंबर 2, 3, 4 सही है, कथन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के बारे में फिर एक सवाल आया है। नीति आयोग के कार्यों के संदर्भ में पूछा गया है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करता है नीति आयोग। ठीक है, आप सबको पता होगा नीति आयोग जो है बॉटम टू अप अप्रोच लेकर चलता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो आधारभूत चीज़ें मतलब गांव से लेकर के योजनाएं तैयार होकर के ऊपर तक पहुंचेगी, इसका कहने का मतलब ये है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, एकदम सही बात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध जो मॉडल के साथ ये साझेदारी करता है, यह भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया है? तो महिलाओं के लिए क्या शुरू किया है? एआई कैरियर। कौन? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। पूछा गया किसके साथ मिलकर ये एआई कौशल मतलब एआई कैरियर शुरू किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। ओके, विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? सीधा पूछा गया है विकसित भारत 2047 का अर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा भारत को विकसित करना, या कह सकते हैं डेवलप्ड इंडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण बताया गया है। ठीक है, अभिकथन जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये अभिकथन हो गया। तो आप अगर जानते होंगे तो जो पीएम किसान सम्मान निधि है ये केंद्रीय सेक्टर योजना है, ये बिल्कुल सही है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एकदम राइट है। इसका कारण देख लेते हैं।
इसमें बताया गया है कि जो भूमि धारक किसान हैं, किसान परिवार हैं, उनको 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और आप देखेंगे ये स्टेटमेंट इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो ए सही हो जाएगा। चलिए, हाँ, यहाँ पास थोड़ा सी समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें अंतर क्या होता है। देखो, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसको केंद्र सरकार 100% फंडिंग करता है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें केंद्र सरकार का शेयर ज़्यादा होता है और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है राज्यों को भी करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली एक ट्रेंड क्या है कि 40% राज्यों को करना पड़ेगा और 60% केंद्र सरकार करता है। जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें 90-10 का रेशियो होता है, मतलब 90% केंद्र सरकार, 10% जो है राज्य सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पास कुछ सरकार की योजनाएं थी, उनके बारे में बताया गया और उनकी डेट दिया गया कि कब शुरू की गई थी। तो आप सब अगर ये डेट अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये दिखेगा। जैसे आप देख ही लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, तो आप देखेंगे तो 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना शुरू की गई थी। फिर हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की गई थी 21 जनवरी 2015 को। पीएम मुद्रा लोन योजना मुद्रा योजना कब शुरू की गई दोस्तों, तो पीएम मुद्रा योजना जो शुरू की गई थी वो 8/4/2015 को, कह सकते हैं 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था पीएम मुद्रा योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों, तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है इसका प्रारंभ हुआ था 5/4/2016 को, ठीक। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सा है उसमें क्या स्थिति आएगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा वैसे वैसे जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बढ़ता चला जाएगा। आपने अगर ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी होगी कि इकोनॉमी कैसे ट्रांजिशन होता है, तो अगर आप जब अंडर डेवलप्ड होते हैं तो एग्रीकल्चर का हिस्सा ज़्यादा होता है, डेवलपिंग होते हैं तो आपकी इकोनॉमी में जो है मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ज़्यादा होता है। जब आप डेवलप्ड हो जाते हैं तो आपके इकोनॉमी में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है आपकी इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर होती चली जाती है। तो इस तरह से ये इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या है। इसमें भारत की रैंकिंग चौथी है, ठीक है। तो पहली रैंकिंग किस, अगर रैंकिंग में देखें तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे जापान है और नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है और नंबर 4 पे हमारा प्यारा भारत आता है, ठीक है। भारत का लगभग इसमें FXR जो है वो लगभग $700 बिलियन के आसपास हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पास पूछा गया है किसके बारे में, पूछा गया है भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो BNS के बारे में पूछा गया है, कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गया, यहाँ पूछा गया है भारतीय दंड संहिता, ठीक है, जिसे आप पहले क्या बोलते थे, IPC बोला करते थे। क्या बोलते थे, इंडियन पीनल कोड। 1860 के स्थान पर क्या आया है अभी, ये आ गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। आप ध्यान रखिए, जो नए अपने यहाँ ये कोड लागू किए गए हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। उसके अलावा ध्यान रखिए, जो अपने देश में पहले CRPC था जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे, अब इसको क्या नाम दे दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया CRPC का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और वहीं जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, इसका नाम क्या हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप ये बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ BNS के बारे में पूछा है तो हो सकता है आपसे CRPC या BNS के बारे में पूछ ले या इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पूछ ले, तो उसका नाम क्या परिवर्तित करके रख दिया गया है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज। कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आपको हमने पीछे भी एक प्रश्न पूछा गया था क्वाड के बारे में, तो हमने बताया था कि उसमें जो है क्वाड में 4 देश शामिल हैं। उसमें एक भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा जापान है और चौथा अमेरिका है। कौन है, चौथा अमेरिका है। इसका सही उत्तर होगा कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें रूस शामिल नहीं है। ITUT की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ ITUT जो है एक प्रकार से इसको पश्चिम एशिया का एक प्रकार से क्वाड बोला जाता है। एक प्रकार से आर्थिक सहयोग के लिए विकसित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा आर्थिक सहयोग के लिए इसको विकसित किया गया है। किसके लिए, आर्थिक सहयोग के लिए इसको विकसित किया गया है। तो ITUT में कंट्री कौन कौन सी हैं, तो I2 का मतलब यहाँ हो गया इंडिया और इजराइल, ठीक है। U2 का मतलब यहाँ हो गया UAE और USA, ठीक। चलिए यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट सवाल जो है,
वो यह है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है। जैसे आपको पता है कि जो 18th G20 सम्मेलन भारत में हुआ था उसमें अफ्रीकी संघ को सदस्यता भारत ने दिलवा दिया था, तो इस प्रकार से भारत के लिए एक उपलब्धि रही है। वर्तमान में जो G20 में कंट्री हैं 19 देश हैं और दो यूनियन उसमें शामिल हैं, ये कह सकते हैं ग्रुप शामिल है। एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये G20 के बारे में हो गया। और G20 के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, किस साल इसकी बैठक कहाँ हुई थी, नेक्स्ट मेजबानी कौन करने वाला है, ट्रॉइका में वर्तमान में कौन कौन सदस्य हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो अभी लास्ट वाली मेजबानी किया था वो ब्राज़ील किया था, इस साल की जो मेजबानी करेगा वो अफ्रीका करेगा। तो जो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब जो है व्यापार में अमेरिकी जो एक प्रकार से वर्चस्व है खासतौर पर डॉलर का, उसको कम करना है। कह सकते हैं कि व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। क्या नहीं प्रदान करता है? डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। ओके, ये कुछ नेशनल हाईवे दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है। तो यार इसको क्या ही बताएं, ये तो आप इकोनॉमी वाले सेगमेंट में पढ़े ही होंगे, तो स्टैटिक का पोर्शन इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर औद्योगिक नीति के बारे में पूछा गया था, इसको भी छोड़ सकते हैं, ये मतलब करंट के प्रश्न नहीं है। ठीक, चलिए हाँ, सीमेंट उत्पादन वाला प्रश्न जो है करंट का है। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। नंबर 1 पर किसका स्थान है? वो है चाइना का। ये भी स्टैटिक का है, ये भी स्टैटिक का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि सितंबर 2024 में रूसी राष्ट्रपति ने कहा था, निम्नलिखित देश रूस तथा यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ की भूमिका का कार्य कर सकते हैं। तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो वो देश हैं चीन, भारत और ब्राजील। ओके, हाल ही में चर्चाओं में रहा या खबरों में रहा आई सपोर्ट क्या है दोस्तों? आई सपोर्ट जो है सेबी के लिए तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग करने वाला वेब आधारित पोर्टल है। मतलब अगर सेबी के जो पोर्टल है उसमें कोई तकनीकी खराबी और आ जाती है तो उसको एक प्रकार से बताने के लिए है कि सेबी के लिए तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए एक वेब पोर्टल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2025 को विश्व टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी किसे माना गया या कौन रहा है? तो जनवरी 2025 में विश्व का जो टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं वो कौन रहे हैं? जे सिनर। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, जे सिनर का। किस देश ने हाल ही में सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? यह है जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में संपर्क 4.0 पहल प्रारंभ की है? ये भारतीय नौसेना ने प्रारंभ किया है। भारतीय नौसेना के जो रिटायर्ड लोग हैं या जो शहीद लोग हो गए हैं उनके जो परिवार हैं उनको एक प्रकार से जो हेल्थ की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए, कह सकते हैं हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध करवाने के लिए यह संपर्क पहल प्रारंभ की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अभी हाल ही में आपको पता होगा पुष्पा मूवी आई थी, पुष्पा मूवी 2 आई थी। ठीक है, पुष्पा 2 आई थी, तो जब उसका एक प्रकार से लॉन्चिंग हो रही थी तो एक प्रकार से एक थिएटर में पूरा उसका स्क्रीनिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक भगदड़ हो गई थी, उसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो वो कौन सा सिनेमा था पूछ रहा है। ये सिनेमा था संध्या 70mm। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, भारत में प्रमुख व्यक्तियों की पावर लिस्ट कौन जारी करता है? ये करता है द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर भारत में कम वायु प्रदूषित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बिष्णुपुर, मणिपुर। बिष्णुपुर जो है मणिपुर में पड़ता है, यह सबसे कम प्रदूषित शहर है। यहाँ अगर आप AQI देखेंगे 5 से लेकर के 10 के बीच देखने को मिलता है। अब आप थर्ड देखेंगे, थर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही है, तो दूसरा हो जाएगा आपका काकचिक मणिपुर, मतलब मणिपुर के ही दोनों स्थान हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 पूछा था ना। महाकुंभ के बारे में पूछा गया है कौन सा अवसर दिनांक से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देखेंगे तो माघ पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी को हुआ था, ना कि 13 फरवरी को। बाकी सारे के सारे महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को हुआ था, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को। इसमें 5 शाही स्नान थे। तो एक जो शाही स्नान हुआ था वो कब हुआ था? 5 शाही स्नानों में। तो एक शाही स्नान इसका हुआ था मकर संक्रांति को, जो पड़ता है 14 जनवरी को। ठीक है, ये जो है पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ था, मतलब 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका थीम वगैरह आप देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का जो रैंक रहा है वो क्या रहा है? तो भारत की रैंक रही है 96।
आप सभी को पता होगा जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है वह जारी करती है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि सच में हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।